आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से पहले हम आ जाते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। देखो, जो ट्रांसफॉर्मर है आपने अपने घरों के पास लगे हुए भी देखे होंगे, देखे हैं आप लोगों ने? घरों के पास लगे होते हैं। यस यस मैम। है ना? तो आपने अपने घरों के पास भी लगे हुए देखे हैं। ट्रांसफॉर्मर जो कि एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। ट्रांसफॉर्मर आपके सिलेबस में भी होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 में होना चाहिए आपके सिलेबस में, ठीक है? क्योंकि मशीन 2 में तो ट्रांसफॉर्मर नहीं है वहां पे, तो फिर मशीन 1 में ही होना चाहिए, ठीक है? तो अब ये ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल मशीन है और एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे किस काम आती है। मैं पहले आपको थोड़ा सा ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पे समझा देती हूँ, फिर हम इस पे नोट्स पे आएंगे इसके बारे में, ठीक है? अच्छा, देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल मशीन। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि स्टैटिक मशीन है। क्या ट्रांसफॉर्मर घूमता है? जैसे कि आपकी इंडक्शन मोटर है, डीसी मोटर है, ये सब क्या होते हैं? ये सब घूमते हैं। तो ये एक स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मशीन मतलब स्थिर, जो कि घूमती नहीं, ठीक है? तो अब पहले मैं थोड़ा, जैसे कि मैंने कहा आपको, मैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक तो ये एसी मशीन है, ठीक है? ये एसी पे ही काम करती है। इट नेवर वर्क्स ऑन डीसी। इसका डीसी सप्लाई से कोई रिलेशन नहीं है। डीसी सप्लाई पे ये काम नहीं करती है। रीजन, क्योंकि उसमें कोर जो है वो सैचुरेट हो जाती है। उसका रीजन क्या है? कि कोर सैचुरेट हो जाती है, तो वो ट्रांसफॉर्मर उस केस में फूक सकता है। अब ट्रांसफॉर्मर का थोड़ा सा मैं आपको वर्किंग वगैरह बता देती हूँ, ठीक है? वैसे तो मेरे ख्याल से आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए था मशीन में, मुझे तो यही लग रहा था। ये जो मैंने बनाया है रेक्टेंगल शेप का, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर की कोर। व्हाट इज दिस? ट्रांसफार्मर की कोर। कोर कोर जो होती है वो जनरली हमारी किस मटेरियल की बनी होती है? मैंने पढ़ाया है था पिछली बार, स्टील की है, सिलिकॉन स्टील की, ठीक है? अब इसमें क्या होता है इस ट्रांसफॉर्मर में? यहां पर हम ऐसे वाइंडिंग करते हैं, ठीक है? तो ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है? प्राइमरी वाइंडिंग, जो सप्लाई से कनेक्टेड है। एसी सप्लाई देते हैं। एक्चुअली सबको इतना तो पता होगा आई थिंक कि ट्रांसफॉर्मर पे 2 वाइंडिंग होती है। ये सबको पता है ट्रांसफॉर्मर पे 2 वाइंडिंग होती है, यस मैम। ठीक है ना? 2 वाइंडिंग होती है। तो एक वाइंडिंग जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, एक वाइंडिंग जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है? और जो दूसरी वाइंडिंग है उसे हम कौन सी वाइंडिंग कहते हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है? सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि लोड से कनेक्ट होती है। जो किससे कनेक्ट होती है? लोड से। और प्राइमरी वाइंडिंग हमारी किससे कनेक्टेड होती है? इनपुट से। इनपुट। और इनपुट क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मर में? सोर्स। इनपुट लोड रहेगा ट्रांसफॉर्मर में। सोर्स। पीछे से क्या आ रहा है ट्रांसफॉर्मर में? सप्लाई नहीं आ रही है? टेल मी, बोलिए। पीछे से ट्रांसफॉर्मर में एसी सप्लाई वोल्टेज आ रही है और वो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू आपके घरों में आ रही है। अब घरों में क्या कर रही है बिजली आपके? किससे कनेक्ट हो रही है? ट्रांसफार्मर वो ही तो रहता है जो मतलब 11,000 वोल्टेज को कन्वर्ट करके भेजता है 240 वोल्ट में। लेकिन कोई भी एक ट्रांसफॉर्मर सीधा 11 केवी वोल्टेज को 230 में कन्वर्ट नहीं करती है। इसके बीच में कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक?
तो यहाँ तक बात समझ में आई कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और दूसरी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमारी किससे कनेक्टेड है? एसी सप्लाई से। वो किससे कनेक्टेड है? एसी सप्लाई से। ठीक है, पीछे से एसी सप्लाई वोल्टेज आ रही है जो कि थोड़ी सी हाई वोल्टेज है। उस वोल्टेज को वो थोड़ा सा स्टेप डाउन करता है, एकदम से 11,000 वोल्टेज 230 में कन्वर्ट नहीं होती है। वो क्या करता है, उसके बीच में हमें कई सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसके लिए बीच में सब ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो धीरे धीरे वोल्टेज का लेवल कम होता है। एक साथ वोल्टेज का लेवल कभी कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इनपुट पे पीछे से एसी सप्लाई वोल्टेज आ रही है, फिर उसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हो रहा है। जब इसमें से इस कॉइल में से करंट फ्लो करता है, पीछे से वोल्टेज आती है, तो यहाँ फ्लक्स जनरेट होता है और वो फ्लक्स इस कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से यहाँ पर भी वोल्टेज डेवलप हो जाती है। अब वो वोल्टेज जो है, वो जो पीछे से वोल्टेज आ रही है उससे कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब वो कम होगी या ज्यादा होगी वो किस पर डिपेंड करता है? हम यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे स्टेप डाउन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप डाउन का मतलब क्या है कि अगर आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जब कम हो रहे हैं तो वोल्टेज जो है उसका लेवल कम हो रहा है। और वो फिर उसके बाद हमारे घरों में जो लोड लगा हुआ है, फैन ट्यूबलाइट, लोड से कनेक्टेड है। लोड क्या है यहाँ पर? जो इलेक्ट्रिकल लोड है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आके आके वो लोड से कनेक्टेड है। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसे कंक्लूड करें जो हमारा इस टॉपिक से रिलेवेंट है, कि पीछे से एसी सप्लाई वोल्टेज आती है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, पीछे से वोल्टेज आती है एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में, फिर वो जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, या फिर कह सकते हैं आप कि वो स्टेप डाउन करते हैं हम उसे। ठीक है, स्टेप डाउन करते हैं। कहां तक स्टेप डाउन करते हैं उसको? जिस भी वोल्टेज लेवल तक, जो भी हमारा सेफ वोल्टेज लेवल है वहां तक हम उसे स्टेप डाउन करते हैं, फिर हम उसे लोड से कनेक्ट कर देते हैं। अब जो हम यहाँ पर जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है वो हमारे जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं वहां पर यूज होते हैं। सब सुन रहे हैं मेरी बात? जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक तो थोड़ा सा ट्रांसफार्मर मैंने आपको बता दिया, पीछे से वोल्टेज आएगी, करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स जनरेट होगा और वो फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ भी वोल्टेज को जनरेट कर देगा। अब वो वोल्टेज कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जब वो वोल्टेज कम है तो स्टेप डाउन है ट्रांसफार्मर, और जब वो वोल्टेज ज्यादा है तो कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप। स्टेप अप। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है ना यहाँ तक? अब जो हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो वो जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो हमारे सब स्टेशंस पे यूज होते हैं, जो कि हमारा ट्रांसमिशन सब स्टेशन। अब वो वहां पर क्यों यूज होते हैं? ठीक है ना, वहां पर हम उन्हें क्यों यूज करते हैं? अब बात वो आती है, देखो जो हमारा जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन है, ठीक है, उसमें क्या है, पीछे से लाइन आ रही है 11 केवी की, जैसे अभी किसी ने बोला था वही मान लेते हैं हम केस। तो 11 केवी की लाइन आ रही है, बीच में जो आपका सब स्टेशन बना हुआ है 220 केवी का है, मान लो सब स्टेशन होते हैं ना अलग अलग 11 केवी के, 220 केवी के, देखे हैं किसी ने? आई सपोज देखे भी होंगे बहुत से स्टूडेंट्स ने, होते हैं। नो मैम। ठीक है, ये सब स्टेशन होते हैं और इवन आपको विजिट करना चाहिए आप इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, और अगर वो होता तो शायद थर्ड ईयर में तो आपको विजिट कराया ही जाएगा, क्योंकि आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको तो विजिट कराया था। तो जो सब स्टेशन, जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन है, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं फिलहाल। तो 220 केवी के भी होते हैं, 11 केवी के भी होते हैं। ठीक है, आप पता करो कि आपके रीजन में कितने केवी का ट्रांसमिशन सब स्टेशन है। आज सब बच्चे सर्च करेंगे, ठीक है, सब बच्चे देखेंगे आज इस चीज को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक है आपका, यूज होने वाला। तो मैम सब स्टेशन के भी तो मतलब कई टाइप होते हैं ना? यस, बोलो। मतलब सब स्टेशन के भी कई टाइप होते हैं, तो हम मतलब हमें कौन सर्च करने हैं?
आपको ट्रांसमिशन सब स्टेशन सर्च करने हैं। पहले ट्रांसमिशन ओके। देखें, ठीक है। और वो कितने भी केवी का हो सकता है, 11 केवी का भी हो सकता है, 220 केवी का भी हो सकता है, ठीक है। हर ट्रांसमिशन सब स्टेशन भी अलग अलग रेटिंग के होते हैं। जैसे कि बदरपुर बॉर्डर पे है एक 220 केवी वाला जो विजिट कराया था स्टूडेंट्स को, आप वो सर्च करके देखना। तो ये जो हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर है हमारे वहीं पर यूज होते हैं। कहाँ पर यूज होते हैं? सब स्टेशंस पे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज होते हैं? टेल मी, एप्लीकेशन आता है? यस, स्पीक अप। सब स्टेशन पे। हाँ, सब स्टेशन पे। सब स्टेशन पे। सब स्टेशंस पे यूज होते हैं, ठीक है। अब वहां पर इनका क्या पर्पस होता है? वाई वी आर यूजिंग देयर, हम क्यों यूज करते हैं? मान लो पीछे से लाइन आ रही है 220 केवी की, ठीक है ना, 220 केवी की लाइन आ रही है, तो यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। वो क्या करता है? वोल्टेज को लेवल को कम करता है, ठीक है। 220/11 केवी इस तरीके से कुछ लिखा होता है, 220 से 11 केवी तक स्टेप डाउन कर रहा है, कीपर तक वो उसको स्टेप डाउन कर देता है। और दूसरा, हमारा वहां पर सब स्टेशन पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग पे होगा, वहां पर कोई लोड तो लगा नहीं होगा, बोलो कोई लोड लगा होगा? नो मैम। नो मैम। क्या हो रहा होगा फिर? क्या हो रहा होगा जब लोड नहीं है? तो सेकेंडरी में क्या लगा होगा आपके अकॉर्डिंग? क्या होना चाहिए बताओ? वो मैम आगे भेज देते थे सप्लाई सेकेंडरी में। एग्जैक्टली, उस लाइन को हम क्या ट्रांसमिशन होता करेंगे? होगा ना वहाँ पे। आगे दूसरे सब स्टेशन पे भेज देंगे, ठीक है। स्टेप डाउन करके आगे दूसरे सब स्टेशन पे हम उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है, इसे यूज करने का हमारा पर्पस क्या होता है? एक तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या है? मतलब जैसे कि हाई वोल्टेज है, 220 केवी की वोल्टेज आ रही है पीछे से, तो आपने क्या करा? वोल्टेज को कम कर दिया। तो सेकेंड साइड में जो भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर कौन होता है? हु इज ऑपरेटर? जो ऑपरेट करेगा मैम मशीन को या फिर किसी जो भी भी चीज वहां को। पे वर्क कर रहा है, वर्कमैन है, जो भी है, इंजीनियर्स है, वो भी, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हाई वोल्टेज के। स्टेप डाउन होके वोल्टेज सेकेंडरी साइड पे हमें मिल रही है, तो वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो उसकी सेफ्टी हो रही है। दूसरा, शॉर्ट सर्किट है, उसकी भी कंडीशन जो है वो कम हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना जो है खत्म हो जाती है, और एक प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। एक चीज मुझे आप बताएंगे आप सब कि आपने एमीटर पढ़ा है एमीटर? सबने पढ़ाया है मैंने कि नहीं पढ़ाया? यस मैम। पढ़ा है, एमीटर पढ़ा है। किस काम आता है एमीटर? करंट को मेजर करने के। करंट मेजर करने। करंट मेजर करने के काम आता है, सबको पता है। किस रेटिंग तक करंट मेजर करता है वो एमीटर जो है? वो रेंज के ऊपर डिपेंड है ना, किस रेंज का रखते हैं। कुछ रेंज तो बताओ, कुछ रेंज तो होती होगी। मीटर देखा है लैब में किसी ने? रखे थे ना मीटर, मैंने सामने रखे थे टेबल पे, एमीटर वोल्ट मीटर। रेंज तक होता है वो? उसमें तो 5 एम्पियर तक होता है। ठीक है, अगर आप उसको नोटिस करेंगे तो वो 5 एम्पियर तक है। ज्यादा कोई आपको 10 एम्पियर का भी मिल जाएगा, मैं बताती हूँ। कुछ 5 एम्पियर के मीटर रखे हुए हैं, कुछ 10 एम्पियर के रखे हैं, लेकिन 10 एम्पियर से ज्यादा का कोई नहीं है, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ 5 और 10 एम्पियर के मीटर ही क्यों रखे हैं? क्या रीजन है बताओ? इससे ज्यादा का तो है नहीं, 10 एम्पियर से ज्यादा क्यों? इतना हाई वहाँ पे करंट करंट ही उतना आ रहा है ना। करंट इतना आता होगा ना, करंट ही हाई इतना आ करंट। रहा है ना, यस। 5-6 एम्पियर तक करंट फ्लो कर रहा है। अब ऐसा क्यों कि करंट कम क्यों है भाई? अब वोल्टेज भी कम है, 240 वोल्ट आती है बस। यस, 240 वोल्टेज है इसकी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ ट्रांसमिशन सब स्टेशन की। वहां पे वोल्टेज मैंने आपको कितनी बताई है? वहां पे वोल्टेज वहाँ पे कितनी है? 220 की भी बताई थी आप।
220 केवी में, वो भी किलो वोल्ट में। हाँ केवी में बोली थी मैंने, किलो वोल्ट। केवी 11 बोल रहे, केवी बोल रहे। केवी में है वोल्टेज। सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? सिर्फ विकास की आवाज आ रही है मुझे? मैम सब यस मैम। ओके। यस मैम। तो आप खुद बताना, खुद ही सोचना इस बारे में। वहां अगर 220 ये 11 केवी वोल्टेज है, तो वहां पर करंट कितना होगा? ऑलमोस्ट बताओ। करंट कितना होगा लगभग लगभग? 50 से 100 एम्पियर के बीच में कुछ भी। करंट मतलब ज्यादा होगा, है ना? क्या वो आप अपने मीटर से मेजर कर सकते हैं? जो हमारा तो 10 का होता है ना, उसमें से नहीं कर सकते। मैम तो 10 से ज्यादा तो बन नहीं सकता ना। 10 से आप ज्यादा ज्यादा 15 एम्पियर तक का बना लोगे, अगर रेंज एक्सटेंशन करते हो, जो मैंने पढ़ाया था कि रेंज भी बढ़ा सकते हैं मीटर की, तो वो ज्यादा ज्यादा 15 एम्पियर तक बढ़ा लोगे। फिर क्या करोगे? वहां पर क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। क्या इस्तेमाल करना पड़ता है हमें वहां पे? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि एक सीटी होता है। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, और एक पीटी होता है जो कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी जो कि करंट मेजर करने के लिए है सब स्टेशन पे, और पीटी जो कि पोटेंशियल पोटेंशियल और वोल्टेज मेजर करने के लिए। वोल्टेज क्योंकि जो सब स्टेशन पे जो वोल्टेज है वो हमें चेक करनी है, या उस पे हमें जो भी वर्क करना है, वो हम अपने वोल्टमीटर या एमीटर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रेंज काफी कम है। वोल्टमीटर एमीटर लगा के थोड़ी कर सकते हो वहां पे आप। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वहां पर सीटी और पीटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सीटी और पीटी जो है वो किस लिए है? वहां पर वो करंट और पोटेंशियल या वोल्टेज को मेजर करने के लिए सब स्टेशंस पे यूज होते हैं। दूसरा, ये प्रोटेक्शन के लिए भी है, क्योंकि जो ऑपरेटर है या फिर जो लोड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता हाई वोल्टेज के में, तो उसकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए भी है। अब ये कहाँ पर यूज होता है ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोगों की कुछ क्वेरी है तो पूछो, फिर मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। हाँ बोलो। मैम ट्रांसफार्मर एसी पे ही वर्क करता है, डीसी पे क्यों नहीं करता मैम? ट्रांसफॉर्मर एसी पे ही वर्क करता है, डीसी पे इसलिए नहीं करता। देखो अब जरा, यहाँ पर आपका एसी करंट फ्लो करेगा, वो करंट कैसा होगा? चेंजिंग करंट होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स जो जनरेट होगा वो भी कैसा होगा? चेंजिंग फ्लक्स होगा। तो वो चेंजिंग फ्लक्स इस कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। तो एज पर दी फैराडेज लॉ, जब चेंजिंग फ्लक्स कोर से लिंक करता है तो ईएमएफ बनता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर डीसी करंट है तो वो सिर्फ सीधा करंट चलेगा, तो उस केस में क्या होगा? कोर आपका सैचुरेट हो जाएगा और फ्लक्स ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ना ही सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बन जाएगी। और जब फ्लक्स सैचुरेट हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर आपका फूक भी जाता है। मैम एक बार सैचुरेशन रीजन बता दो मैम, क्या होता है? यहां से जैसे कि ट्रांसफार्मर है, अगर इसमें डीसी फ्लक्स होगा ना, ठीक है, वो सीधा फ्लक्स ऐसा चलेगा, एक सेकेंड, वो सीधा फ्लक्स होगा, ऐसे चलेगा। तो उस केस में क्या होगी कि आपकी कोर जो है वो सैचुरेट हो जाती है। जैसे कि मैं पहले ये पूरी ड्राइंग इरेज कर देती हूँ फिर बताती हूँ। जैसे ये है, डीसी फ्लक्स ऐसे फ्लो करेगा, और जबकि एसी अगर आप सप्लाई देंगे तो एसी फ्लक्स जनरेट होगा, वो ऐसे होगा, वो चेंजिंग फ्लक्स होगा। उसमें कोर सैचुरेट नहीं होती, वो बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। ठीक है ना, तो कोर फूक जाएगी ना, फिर ट्रांसफार्मर फूक भी जाता है डीसी सप्लाई से अगर आप लगाते हो तो। ठीक है, सीधा सीधा डीसी करंट उसमें जाएगा तो वो फूक जाता है कोर, क्योंकि उसमें सैचुरेट हो जाता है। मैग्नेट उसमें वो जो होता है ना, फ्लक्स फ्लक्स सैचुरेट हो जाता है, फ्लक्स जो कि करंट की तरह होता है, तो उस केस में वो फूक जाता है। और ना ही वो जाके सेकेंडरी में जाके ईएमएफ भी नहीं बना पाता है सेकेंडरी वोल्टेज में जाके। ठीक है, जैसे कि अगर आप नोट्स में देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर
जो हमारे किस लिए यूज होते हैं, मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी। यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है ना मेजरमेंट ऑफ करंट वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज लिख लेना आप, ठीक है। हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई पावर एनर्जी के लिए ये हमारे यूज होते हैं, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारे दो तरह के हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, दो एप्लीकेशन बताए थे मैंने, एक तो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और दूसरा मेजरमेंट के लिए। तो जो यहाँ पर मैंने जहां टिक कर रखा है ना, यहां से देखिए आप, ये टू इंसुलेट द हाई वोल्टेज सर्किट। इंसुलेट करना मतलब क्या है, जो हाई वोल्टेज से आइसोलेट कर लिया, आप दूसरी साइड पे आ गए, हाई वोल्टेज साइड पे नहीं है, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज कम है, ठीक है ना। और टू मेक इट पॉसिबल टू मेजरिंग, और हाई वोल्टेज को जो है वो लो वोल्टेज रेंज में कन्वर्ट करके फिर आप उसको मेजर कर सकते हैं, और कंट्रोलिंग और प्रोटेक्शन सर्किट के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे जरा आप, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, पढ़ना जरूर, और मैं एक वीडियो और आपको सेंड करूंगी, ठीक है। मैं एक वीडियो और आप लोगों को सेंड करूंगी इसकी, वो आज जरूर देखना।